वेलकम टू दिस सीरीज़ ऑफ फाइनल टर्म प्रिपरेशन। ये फाइनल टर्म की प्रिपरेशन सीरीज़ की वीडियो है। कंप्लीट सीरीज़ इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है और आज की वीडियो के अंदर आपको ENG 101 के लेक्चर नंबर 23 से लेकर 30 तक के मेन पॉइंट्स करवाए जा रहे हैं फाइनल टर्म की प्रिपरेशन के लिए। तो शुरू करते हैं आज के इस ट्यूटोरियल को। इसमें सबसे पहले जो है वो इफ़ेक्टिव सेंटेंसेस हैं। सो व्हाट इज़ इट डेट मेक्स सेंटेंसेस इफेक्टिव, यानी कि क्या ऐसी चीज़ होती है जो कि सेंटेंस को इफेक्टिव बनाती है। कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं इफेक्टिव सेंटेंसेस में जो बाकी सेंटेंसेस में हमें नहीं दिखाई देती। सो तीन एलिमेंट होते हैं जो कि बनाते हैं इफेक्टिवनेस जो है किसी भी सेंटेंस को। सो यूनिटी, कोहेरेंस और एम्फेसिस, ये तीन चीज़ें जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं किसी भी सेंटेंस के लिए इफेक्टिव होने के लिए। सो यूनिटी की अगर हम बात करते हैं, इसका मतलब ये होता है कि जो हर पार्ट होता है सेंटेंस का, ये कॉम्पोजिशन का, लाजमी तौर पे वो कंट्रीब्यूट किया जाए, एक ही यूनिफाइंग टॉट हो, यानी कि मुख्तलिफ टॉट्स ना हो बल्कि सिर्फ एक ही यूनिफाइंग टॉट हो। और कोहेरेंस की अगर हम बात करते हैं, सो जो बहुत से पार्ट्स हैं सेंटेंसेस के या कॉम्पोजिशन के, वो फॉलो करें एक दूसरे को एक ऑर्डर के अंदर। जिस तरह से 1 2 3 4 है, इसी तरह से ऑर्डर के अंदर फॉलो करें और रिलेशनशिप को क्लियर करें। और एम्फेसिस से मुराद ये होती है कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है सेंटेंस या कॉम्पोजिशन का, उसको रखा जाए इस तरह से कि अटेंशन जो है वो डायरेक्टेड की जाए उनकी तरफ, ना कि जो है वो लेस इंपॉर्टेंट पार्ट की तरफ हो। अब यूनिटी को अगर हम देखें, सो एक अच्छा सेंटेंस जो है इसके अंदर यूनिटी होना चाहिए। वो एक्सप्रेस करे, बताए एक ही आइडिया, कई सारे आइडियाज़ नहीं बल्कि एक ही आइडिया हो। सो सेंटेंस एरर जिनको अवॉइड किया जाए, सो कंसिडर करते हुए जो जनरल एलिमेंट्स होते हैं जो कि बनाते हैं इफेक्टिवनेस सेंटेंस को, हम जो है वो लेंगे 4 कॉमन जो एरर्स सेंटेंस कंस्ट्रक्शन में, और इन एरर्स को जाहिर बात है अवॉइड किया जाएगा। सो सेंटेंस फ्रैगमेंट्स होना, रन ऑन टाइम स्पेसिस सेंटेंसेस होना जिसमें फ्यूज्ड सेंटेंसेस और कॉमा स्प्लाइस है। इसके अलावा मिसप्लेस और डेंडलिंग मॉडिफायर्स आ जाते हैं। सेंटेंस फ्रैगमेंट्स की अगर हम बात करते हैं, सो जब हम कहते हैं कि एक सेंटेंस जो है वो ग्रुप ऑफ वर्ड होता है, जाहिर बात है एक सेंटेंस के अंदर आप देखते हैं कई सारे वर्ड्स मौजूद हैं। सो लाजमी तौर पे इसमें एक सब्जेक्ट भी है जो कि परफॉर्म कर रहा है और वर्ब भी है। सो सेंटेंस भी है और वर्ब भी है जो वो काम कर रहा है, जाहिर बात है। सो इसको लाजमी तौर पे एक्सप्रेस करना चाहिए कंप्लीट टॉट। सो इसी वजह से नंबर ऑफ़ आइडियाज़ जो है वो एक साथ नहीं उनको जाहिर बात है किया जाएगा, रखा जाएगा एक सिंपल यूनिट के अंदर। एक रन ऑन सेंटेंस जो है वो सेंटेंस होता है जो कि बना होता है दो कंप्लीट थॉट से, जिनका कोई क्लियर ब्रेक नहीं होता दरमियान। दो जो काइंड है रन ऑन सेंटेंस की, इसमें फ्यूज सेंटेंस और कॉमा स्प्लिस सेंटेंस आ जाता है। ये दो या दो से ज़्यादा सेंटेंस जो एक दूसरे के साथ होते हैं लेकिन कोई पंक्चुएशन मार्क के साथ नहीं, उनको कहा जाता है फ्यूज्ड। और दो सेंटेंसेस जो कंप्लीट स्टेटमेंट्स और टॉट हैं जो कि सिंपली एक दूसरे के साथ हैं एक सेंटेंस के ऊपर। और जो राइटर है ऐसे सेंटेंस का, वो या तो एक्सट्रीमली केयरलेस है या फिर इग्नोरेंट है, उसको पता ही नहीं है कि ज़्यादा एलिमेंट्री फैक्ट्स जो है सेंटेंस स्ट्रक्चर के बारे में। कॉमा स्प्लाइस जो है उसको वो जो है कनेक्ट किया जा सकता है यूज़ करते हुए एक जो है सेम थ्री मेथड का, जिसको बताया गया है करेक्ट करने के लिए फ्यूज्ड सेंटेंस। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की हम बात करें, एक जो करेक्टली रिटर्न सेंटेंस होता है, सब्जेक्ट और वर्ब आपस में एग्री करते हैं, मैच होते हैं नंबर। दूसरे वर्ड में बात किया, एक सिंगुलर सब्जेक्ट जो है वो लेगा सिंगुलर वर्ब को और प्लूरल सब्जेक्ट जो है वो लेगा प्लूरल वर्ब को। और ज़्यादा स्टूडेंट्स के पास जो है वो नहीं होती प्रॉब्लम हैंडलिंग जो एक सिंपल सेंटेंस, जबकि डिफ़िकल्ट नहीं है कि रखा जाए सब्जेक्ट और वर्ब को एग्री या मैच। अब एक एग्जांपल ये कि माई मदर वर्क्स एट 2 जॉब, और माई ग्रैंडमा टेक्स केयर्स ऑफ माई ब्रदर एंड सिस्टर। तमाम सेंटेंसेस जो है वो नहीं है स्ट्रेट फॉरवर्ड। कंपाउंड सेंटेंस सब्जेक्ट की अगर हम बात करें, यूजुअली दो या दो से ज़्यादा सब्जेक्ट जिनको ज्वाइन किया जाता है, और वो ये रिक्वायर करते हैं एक प्लूरल वर्ब, जैसे कि पेट्रोल एंड कार रिपेयर्स आर माई बिगेस्ट एक्सपेंसेस एवरी मंथ। और जब कंपाउंड सब्जेक्ट को ज्वाइन किया जाता है, सो या तो या नहीं जो है आइथर या नॉर के ज़रिए, या फिर आइथर और या नीदर और, लेकिन वर्ब भी जो कि एग्री करता है क्लोजर सब्जेक्ट के साथ। जबकि ज़्यादातर जो इंडेफिनिट प्रोनाउंस हैं जैसे कि ईच, एवरीवन,
वन, समबडी वगैरह ये हमेशा जो है वो सिंगुलर होते हैं, और कुछ जो है वो प्रोनाउंस है जो कि नहीं हैं। सो प्रोनाउंस दोनों और जो बोथ और न फ्यू जो है ये हमेशा जो है प्लूरल होते हैं, और ये रिक्वायर करते हैं प्लूरल वर्ब को, जैसे कि बोथ ऑफ माई आंट्स प्ले दी सितार एंड सिंग प्रोफेशनली, और अ फ्यू ऑफ माई कज़न आर आल्सो एक्टर्स, इस तरह से। सो जो प्रोनाउन ऑल और सम जो है इधर सिंगुलर या फिर प्लूरल डिपेंड करता है वर्ड्स के ऊपर जो कि फॉलो करते हैं उन्हें, और अगर वर्ड जो है उनके बाद जो है सिंगुलर हैं तो ये जो है सिंगुलर है, और अगर वर्ड जो है प्लूरल के बाद सो वो जो है प्लूरल हैं, जैसे कि सम ऑफ चिकन इज़ स्टिल ऑन द टेबल। सो प्रोनाउन एग्रीमेंट की हम बात करें, एग्रीमेंट शो करता है रिलेशनशिप जो वो प्रोनाउंस और उनके जो वर्ब्स हैं और दरमियान में नए नाउंस के और जो उनके करस्पॉन्डिंग प्रोनाउंस हैं। एग्रीमेंट स्पेसिफाई करता है कि एक सिंगुलर नाउन या प्रोनाउन यूज़ करता है सिंगुलर वर्ब, एक प्लूरल नाउन या प्रोनाउन लेता है प्लूरल वर्ब को, और एक सिंगुलर प्रोनाउन से मुराद जो है वो सिंगुलर नाउन, और प्लूरल प्रोनाउन से मुराद एक प्लूरल नाउन होती है। सो प्रोनाउन रेफरेंस की हम बात करें, सो जैसे कि प्रोनाउन लाजमी तौर पर एग्री करें नंबर में एंटीसीडेंट के साथ, सो ये भी ज़रूरी होता है कि इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए एक प्रोनाउन के लिए कि वो रेफ़र करे क्लियरली जो है वर्ड को जिसके लिए वो स्टैंड कर रहा है। सो अगर मीनिंग जो प्रोनाउन की वो अनसर्टेन है, गैर यकीनी है, सर्टेनिटी नहीं है उसमें, सेंटेंस कंफ्यूजिंग होगा, कंफ्यूज करने वाला सेंटेंस होगा, और जो एग्रीमेंट होता है एक नाउन और उसके प्रोनाउन के साथ वो रिलेट करता है नंबर, पर्सन, जेंडर, और जो कहलाया जाता है रेफरेंस। सो प्रोनाउन पॉइंट ऑफ व्यू को अगर हम देखते हैं तो प्रोनाउन से मुराद पर्सन होता है जो कि स्पीकर है, और वो कहलाया जाता है फर्स्ट पर्सन, और ये नाउन की जगह पे इस्तेमाल होते हैं, ज़ाहिरी बात है, जैसे कि आई, मी, अवर। एक प्रोनाउन जिससे मुराद कोई शख्स जो कि बोल रहा है जैसे कि आप हैं, और सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, और एक प्रोनाउन जिससे मुराद कोई दूसरा पर्सन या चीज़ है, जैसे कि ही, शी, इट, ये जो थर्ड पर्सन प्रोनाउन है। सो वर्ड चॉइस की हम बात करें, सो अच्छा राइटर होने के लिए आपको लाजमी तौर पे ज़रूरी है कि आप वर्ड्स और एक्सप्रेशन जो कि सूटेबल होती है सब्जेक्ट के लिए और ओकेजन के लिए और जो ऑडियंस है, इनके वर्ड चॉइस को सीखें, आपके कौन से वर्ड्स कहाँ पे यूज़ किए जाएंगे आपकी ऑडियंस के मुताबिक, ओकेजन के मुताबिक, या जो भी ज़ाहिर बात है आपके लिसनर हैं उनके मुताबिक। इवन के जो ज़्यादा कैजुअल स्टूडेंट होते हैं इंग्लिश के, वो जो है जल्द अवेयर हो जाते हैं फैक्ट से कि वो डिफरेंट जो है वो स्पीच लेवल्स होते हैं, और कुछ वर्ड अनमिस्टेकनली तौर पे बुकिश होते हैं, या फिर लिटरली तौर पे कुछ जो है वो इनफॉर्मल या कोलोकियल है, और हर ट्रेड और जो प्रोफेशन है उसके अपने टेक्निकल जार्गन्स हैं, कुछ टेक्निकल टर्मिनोलॉजीज़ होती हैं जो कि बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती हैं उन लोगों के लिए जो उस प्रोफेशन से ताल्लुक़ नहीं रखते उनके लिए। कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, ज़ाहिर बात है, जो कि यूज़ किए जाते हैं सिर्फ जो ह्यूमरस इफेक्ट के लिए, और कुछ वर्ड्स हैं ऐसे होते हैं जो कि कभी यूज़ नहीं होता, पोलाइट सिचुएशन के अंदर भी ऐसे भी वर्ड्स हैं। आपको रियलाइज़ करना है कि बहुत सी वैरायटी है सिचुएशंस की, और इक्वल वैरायटी होती है वर्ड्स की कि उनके साथ जाया जाए। क्लिशेस की अगर हम बात करते हैं, एक्सप्रेशन होते हैं, क्लिशेस की एग्जांपल अगर हम लेते हैं तो ये कि द बॉय इन माय क्लास वर डाउन इन द टम्प बिकॉज दे वर फाइटिंग आ लूजिंग बैटल विद देयर डिस्क्रीट मैथ कोर्स, और इसके अलावा ये कि शी स्पीक्स लाउड एनफ टू वॉक वैक द डेड, और उसके बाद ये कि द चिल्ड्रन इन द नर्सरी क्लास हैव बीन बिजी एज बीज ऑल डे बट दे स्टिल सीम फ्रेश एज ए डिजीज़। अब वर्डीनेस की हम बात करें, कुछ राइटर शो ऑफ करते हैं उनकी कमांड, यानी कि वो दिखाते हैं कि उनकी कितनी कमांड है लैंग्वेज के ऊपर, वो यूज़ करते हुए बिग डिफ़िकल्ट वर्ड्स। एक्चुअली ये रीडर्स के लिए बहुत ज़्यादा एनोइंग हो जाता है। अब वो शो तो कर रहे हैं कि उनको आता है, लेकिन ज़ाहिर बात है जो रीडर है वो उनकी तरह कोई एक्सपर्ट नहीं है, और ये भी पॉसिबिलिटी है कि रीडर का ताल्लुक उस फील्ड से ही नहीं है जिस पे उनकी कमांड है। पंक्चुएशन की हम बात करें, कॉमा एंड अपोस्ट्रॉफी की, सो पंक्चुएशन जो है वो डिपेंड करती है ग्रामर के ऊपर, अनटिल कि आप जो अंडरस्टैंड करें कि कैसे एक पार्ट जो है सेंटेंस का रिलेट करता है दूसरी से, आप जो है वो पंक्चुएट नहीं कर सकते एफिशिएंटली तौर पे। कॉमास जो है वो सिर्फ मार्क नहीं है जिनको लगाया जाता है कंप्लीट करने के लिए एक सेंटेंस को, आर्टिस्टिक इफेक्ट के लिए ये बहुत जो है एक वेल रिटन सेंटेंसेस के लिए हैं, ये एक तरह से वेल रिटन सेंटेंसेस के लिए हैं ये, जिस तरह से करेक्टली रखा जाता है एडवर्ब्स और प्रोनाउंस को। राइटिंग के अंदर पंक्चुएशन जो है वो लेती है जगह पॉजेस की। पंक्चुएशन का यूज़ पॉजेस में है, जब हम रुक जाते हैं बोलते बोलते, जेस्चर्स के लिए भी हम, जब जेस्चर है ज़ाहिर बात है जब रिटर्न में जेस्चर को दिखाना है तो उसके लिए भी पंक्चुएशन होती है, टोन के अंदर चेंज आना,
और जो दूसरे फीचर्स होते हैं स्पीच के, तो बोलते हुए कई सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम कर रहे होते हैं, उसके लिए हम पंक्चुएशन का इस्तेमाल करते हैं। ज़्यादातर लोग जो है वो क्या करते हैं, यूज़ करते हैं कुछ सिस्टम का वोकल पंक्चुएशन की उनकी स्पीच के अंदर। कभी कुछ जो सेंटेंस होते हैं वो क्लियर इनफ होते हैं बगैर किसी पंक्चुएशन मार्क्स के भी कुछ सेंटेंस होते हैं, लेकिन रीडर को जो है वो एक्सपेक्ट करते हैं कि सेंटेंस जो कि कंस्ट्रक्टेड हैं वो सेम वे में है, पंक्चुएट किया जाएगा इनको सेम वे में। इसी वजह से सर्टेन रूल जो है पंक्चुएशन के वो आते हैं और सेंसिबल राइटर्स उनको फॉलो करते हैं। अब कॉमा की अगर हम बात करें, ये बहुत छोटा पॉज जो है उसको इंडिकेट करता है। राइटर जो है वो डिसएग्री हो सकते हैं फ्यू जो है इसके यूज़ के, लेकिन ज़्यादातर एग्री होंगे कि 5 मेन यूजेस हैं। जो 5 मेन यूजेस हैं कॉमा के, कई सारे यूज़ हो सकते हैं लेकिन जो 5 मेन है, पहला जो है जो कि ज़्यादातर लोग जानते हैं, आपको भी आता होगा यकीनन, वो सीरीज़ के दरमियान, चीज़ों की जो सीरीज़ है उनके दरमियान यूज़ किया जाता है। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल दी गई है कि द विलेज वुमेन सोल्ड पोट्री बास्केट्स ब्लैंकेट एंड सिल्वर ज्वेलरी। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कई सारे वर्ड्स की सीरीज़ है, इनके दरमियान जो है कॉमा लगाया जाता है और आखिरी वाला जो वर्ड होता है उससे पहले एंड होता है। और यहाँ पर और एग्जाम्पल भी यहाँ पर दी गई हैं, जैसे कि दी एल्डर ट्राइबल एल्डर टुक पार्ट इन द डांस, देयर वोमेन सोल्ड पॉटरी एंड ज्वेलरी। अब यहाँ पर क्लोजेस के हिसाब से दी गई, क्लोजेस जो होते हैं उनके दरमियान में भी हम जो है कॉमा लगा सकते हैं। पहले वाला वर्ड था लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लोजेस हैं, कि जैसे कि द ट्राइबल एल्डर वोमेन टुक पार्ट इन द डांस, देयर वोमेन सोल्ड पोट्री एंड ज्वेलरी एंड देयर चिल्ड्रन रैन अराउंड हैप्पीली प्लेइंग गेम्स है। और इसी तरह से ट्राइबल एल्डर टुक पार्ट इन द डांस देयर, अच्छा ये तो सेम है। और उसके बाद ये कि जो रूल नंबर 2 है, कॉमा आफ्टर इंट्रोड्यूसिंग मटेरियल। कॉमा जो है वो यूज़ किया जाता है सेपरेट करने के लिए इंट्रोडक्टरी मटेरियल को बाकी से। जैसे कि आफ्टर द मदर हैड गिवन द बेबी अ बाथ इट फील एस्लीप। आप देख सकते हैं कि इन दोनों जो हिस्से हैं सेंटेंस के, इन दोनों में दोनों को सेपरेट किया गया है ना। एक हिस्सा ये कि आफ्टर द मदर हैड गिवन द बेबी अ बाथ, यहाँ पे एक हिस्सा मुकम्मल हो गया। अब दूसरा जो है इट फील एस्लीप, इस तरीके से। सेपरेट करने के लिए भी इंट्रोडक्टरी मटेरियल और रेस्ट ऑफ द सेंटेंस, एक तरह से जिस तरह एक्सप्लेन किया जा रहा होता है, कुछ हद तक हम कह सकते हैं उस तरह से। इसी तरह से पुशिंग एंड शॉविंग ईच अदर, द लेडीज रश्ड इन टू द सेल्स सेक्शन, ये भी है। और इसी तरह से विद द सेरेमनी ऑफ रिलीजिंग डफ्स इन द एयर, उसके बाद कॉमा द फेस्टिवल गॉड ऑफ टू आर राउजिंग स्टार्ट। अब रूल नंबर 3 ये कि कॉमा को रखा जाता है वर्ड्स के आसपास जो कि इंटरप्ट करते हैं फ्लो ऑफ सेंटेंस को। कभी कभी सेंटेंसेस के अंदर मटेरियल जो कि इंटरप्ट करता है फ्लो जो है टॉट्स का, और ऐसे ग्रुप्स या वर्ड ऑफ ग्रुप जो है उनको सेट ऑफ किया जाएगा रेस्ट ऑफ सेंटेंस से कॉमा के जरिए। जैसे कि माई मदर कॉमा हु इज़ वेरी ओल्ड कंप्लेन्स दैट आई डू नॉट गिव हर एनफ टाइम। जो एक तरीका है टेस्ट करने के लिए इंटरप्शन जो होती है फ्लो ऑफ थॉट्स की, वो एक रीड किया जाए सेंटेंस को अलाउड, जोर से रीड करके हम कर सकते हैं। अगर आप रीड अलाउ करते हैं, आप हेयर कर सकते हैं कि हु इज़ वेरी ओल्ड जो है ये इंटरप्ट कर रहा है फ्लो ऑफ सेंटेंस, यानी कि जो फ्लो चल रहा है उसको तोड़ने वाला जो होगा वहीं पर कॉमा लगा देंगे मुझसे पहले ही। और ऐसी इंटरप्शन जो है वो उसके अंदर इन्फॉर्मेशन होती है जो कि लेस इंपॉर्टेंट होती है सेंटेंस के लिए, जो कम इंपॉर्टेंस वाली होती है। जैसे कि द ऑनर ऑफ द हाउस ग्रम्बलिंग एंग्रीली केम आउट ऑफ द हाउस टू क्लेम हिज डॉग, यानी कि अब कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं उनको अगर हम निकाल भी दें तो भी सेंटेंस कंप्लीट रहेगा, उसमें भी कॉमा आएगा। जैसे कि द ऑनर ऑफ द हाउस, अब यहाँ पे ऑनर ऑफ द हाउस के बाद डायरेक्टली ये भी लिखा जा सकता था कि केम आउट ऑफ द हाउस टू क्लेम हिज डॉग, ये भी हो सकता था, लेकिन ग्रम्बलिंग एंग्रीली इसके दरमियान कॉमा लगाया गया, क्यों? ताकि और ज़्यादा मज़ीद बताने के लिए। इसी तरह से द कॉलेज कॉमा विच वाज बिल्ड इन 1937 कॉमा नीड्स अ फेस लिफ्ट, ये भी हो सकता था द कॉलेज नीड्स अ फेस लिफ्ट, तो फिर कॉमा की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन ये बताने के लिए। तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जब प्रोवाइड की जा रही होती है या ऐसी चीज़ें, तो तब भी जो कॉमा होता है कंप्लीट टॉट्स के दरमियान जिसको कनेक्ट किया जाता है ज्वाइनिंग वर्ड के जरिए, रूल नंबर 4 है। जब दो कंप्लीट टॉट्स जो उनको कंबाइन किया जाता है एक सेंटेंस के अंदर ज्वाइन करते हुए, वर्ड लाइक बट और कॉमा यूज़ किया जाता है। जैसे कि मुल्तान इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिटी इन पाकिस्तान एंड, अब यहाँ पे एंड आ गया, एंड से पहले कॉमा आ गया। इसी तरह से सब हिस्टोरियन क्लेम्स उश शरीफ कॉमा अनदर
सिटी इन पंजाब इज़ ओल्डर, बट अब यहाँ पे बट के बाद आ रहा है। और इसी तरह और भी यहाँ पे एग्जाम्पल्स मौजूद हैं। अब है कॉमन डायरेक्ट कोटेशंस के साथ भी यूज़ किया जाता है, और ये भी एक काफ़ी कॉमन यूज़ है कॉमा का, कि कॉमा को यूज़ करते हुए सेपरेट किया जाता है डायरेक्टली कोट मटेरियल रेस्ट ऑफ द सेंटेंस से, यानी कि जो कोट किया जा रहा है किसी दूसरे के सेम टू सेम अल्फाज को कोट किया जा रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कॉमा लगा है केस को अलग के, जैसे कोच शाउटेड मूव कॉमा मूव फास्ट, तो अब इस चीज़ को कोट किया गया, इस वजह से पहले कॉमा लगा दिया गया। इसी तरह से दूसरा ये कि द स्टूडेंट सेड डू यू माइंड इफ़ आई आस्क अ क्वेश्चन, तो कोट करने से पहले भी और कोटेशन मार्क्स के अंदर कोट किया जाएगा। कोटेशन मार्क्स आप देख सकते हैं डले में, सो कोटेशन मार्क्स से पहले ही कॉमा लगा देंगे। सो एक कॉन्ट्रैक्शन जो है वो फॉर्म्ड होती है जब दो वर्ड जो है उनको कंबाइन किया जाता है नया वर्ड बनाने के लिए, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म भी कहते हैं। और एपोस्ट्रॉफी जो है वो उसको भी लगाया जाता है ऐसे लेटर्स की जगह पे जिनको ओमिट किया जा रहा है, जैसे आई एम का आई एम, ही इज़ का हिज, इस तरह से। सो 4 पेयर्स ऑफ वर्ड हैं जो कि सबब बनते हैं प्रॉब्लम्स का स्टूडेंट्स के लिए। देयर और ये वाला देयर, दोनों देयर, दे आर वाला और बिलोंगिंग होना किसी से, इन दोनों की प्रोनाउंसिएशन सेम है और जाहिर बात है मीनिंग डिफरेंट है। इसी तरह इट्स, इसका मतलब यानी कि इट इज़ या इट हैज़ वाला, और इट्स जो कि बिलोंगिंगनेस को शो करता है, किसी की पोजीशन को शो करता है। और इसी तरह से योर, ये वाला और ये वाला योर, एक मतलब यू आर और एक का मतलब बिलोंगिंगनेस। इसी तरह हुज, जिसका हु इज़ या फिर हुज किसका है कोई चीज़, जिस तरह से बिलोंगिंगनेस को। एपोस्ट्रॉफी शो की जाती है पोजीशंस के लिए, किसी की मिल्कियत को शो करने के लिए भी करते हैं, या किसी का किसी के साथ ताल्लुक होता है वहाँ पे भी शो किया जाता है इसको, जैसे कि दिस इज़ अ मेंस जॉब और दीज आर मेन जॉब्स, ये भी है। और चिल्ड्रंस गेम्स, बच्चों के गेम्स। और इसी तरह से शी रीड्स हक्सलीज एसे, हक्सलीज के जो है एसे। सो प्लूरल प्रोनाउंस के केस के अंदर एंडिंग जो है एस के अंदर एपोस्ट्रॉफी यूज़ की जाती है अलोन, जैसे कि शी रैंग दी शाहस डोर बेल, या फिर द टू डॉग्स टैकल, और द लेडीज टॉयलेट। यहाँ पर क्या है कि प्लूरल के केस के अंदर आप देख सकते हैं कि अपोस्ट्रॉफी के आगे कुछ नहीं है, सिर्फ अपोस्ट्रॉफी जो है वो अकेली यूज़ किया जा रहा है उसको। और जो प्लूरल है वो एंड भी हो रहा है एस के ऊपर, जैसे कि डॉग्स। सो इफेक्टिव राइटिंग के अंदर पैराग्राफ्स की हम बात करें, राइटिंग जो है वो कोई ईजी चीज़ नहीं है, जाहिर बात है। और स्पेशली अगर हम फॉरेन लैंग्वेज में हम लिखते हैं, हम इंग्लिश वगैरह में या कोई भी फॉरेन लैंग्वेज के अंदर हम लिखते हैं, राइटिंग जो है वो जाहिर बात है इनफैक्ट एक प्रोसेस होता है, और इसको किया जाता है सीरीज ऑफ स्टेप्स और स्टेजेस के अंदर। और ये स्किल भी है जो कि आता है बहुत सी एफर्ट के ज़रिए, हार्ड वर्किंग के ज़रिए, प्रैक्टिस के ज़रिए। लेकिन अगर आप ज़ाहिर बात है लर्न करते हैं कि कैसे राइट किया जाए, आप कर सकते हैं, प्रैक्टिस करेंगे आप सीखेंगे अच्छी तरह। सो जो पहली थिंग है कंसर्न वो है राइटिंग का वो कंटेंट होता है कि आप क्या कहना चाहते हैं, आपके आइडियाज़ थॉट्स फीलिंग। अनफॉर्चुनेटली कुछ स्टूडेंट जो है वो बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं रूल्स और मिस्टेक्स के बारे में, उनका फोकस इस पर भी नहीं होता कि वो क्या कहना चाहते हैं, यानी कि वो कुछ ज़्यादा ही ग्रामर रूल्स की तरफ चले जाते हैं, तो फिर वो इस चीज़ से पीछे हट जाते हैं जो भी आइडियाज़ थॉट्स और फीलिंग होती है। रूल मैटर करते हैं लेकिन बिगनिंग के ऊपर नहीं। अगर आप स्टार्ट आप कर रहे हैं लिखने की, राइटर बनना चाहते हैं, या फिर आप कोई भी राइटिंग का काम करना चाहते हैं, जैसे कि कंटेंट राइटिंग या आर्टिकल राइटिंग वगैरह इस तरह का कुछ भी, या कॉपी राइटिंग वगैरह, तो सबसे पहले जो फोकस होना चाहिए वो थॉट, आइडियाज़ और फीलिंग्स के ऊपर होना चाहिए, ना कि ग्रामर और रूल्स वगैरह के ऊपर। सो स्टूडेंट्स जो हैं पाकिस्तान में, हमारे कंट्री के अंदर, उनका एक फेयर ऑफ इंग्लिश भी है, ज़ाहिर बात है। स्पेशली जब वो लिख रहे होते हैं तो उन्होंने कभी जो है ये नहीं सीखा होता कि कैसे लिखा जाए, ये भी एक बहुत बड़ा इशू है। अब वो जो है वो ऐसे सीखते हैं और क्वेश्चंस बाय हार्ट। सो आपका जो एटीट्यूड होता है वो बहुत ज़्यादा क्रूशल है और इम्पॉर्टेंट है, और अगर आपका एटीट्यूड जो है वो वही डिसाइड करेगा कि कितना एफर्ट आप लगाएंगे लर्निंग के अंदर राइट की। सो पैराग्राफ से शुरुआत यहाँ पे आपको करवाई जा रही है। पैराग्राफ जो एक सीरीज ऑफ सेंटेंस होता है। आप देखते हैं कि पैराग्राफ में कई सारे सेंटेंस हैं लेकिन एक ही मेन टॉट होती है, जो एक ही मेन टॉट होगी उसके बारे में बात की जाएगी, आइडिया या पॉइंट के बारे में। जब कभी भी नई टॉट या आइडिया या पॉइंट आएगा तो पैराग्राफ को चेंज होना चाहिए। सो एक पैराग्राफ एक सेंटेंस की तरह इस सेंस में कि ये एक ही टॉट के साथ है। कुछ आइडियाज़ जो है वो एडिकेटली तौर पर ट्रीट किए जाते हैं एक सिंगल सेंटेंस में, जबकि दूसरे रिक्वायर करते हैं फुलर ट्रीटमेंट।
जिसके लिए सीरीज़ ऑफ सेंटेंस होती है पैराग्राफ के अंदर, या फिर ग्रुप ऑफ पैराग्राफ के अंदर भी, या इवन के बुक भी कुछ ऐसे आइडियाज़ भी होते हैं। एक पैराग्राफ टिपिकली स्टार्ट होता है एक पॉइंट के साथ और रेस्ट ऑफ द पैराग्राफ प्रोवाइड करता है डिटेल के सपोर्ट करे और डेवलप करे उस पॉइंट को। आपके जो गोल है लिखने में एक पैराग्राफ को वो ये होना चाहिए कि आप एक पॉइंट दें, आपका पॉइंट उस पॉइंट को सपोर्ट करें, ऑर्डरली अरेंजमेंट किया जाए मटेरियल, लिखें एरर फ्री सेंटेंसेस। सो बेहतर ये है कि बताएं पॉइंट को फर्स्ट सेंटेंस में, सेंटेंस एक्सप्रेस करें मेन आइडिया या पॉइंट जो पैराग्राफ को कहलाया जाता है टॉपिक सेंटेंस एक जनरल स्टेटमेंट है और दूसरे सेंटेंस जो है वो प्रोवाइड करते हैं सपोर्ट जनरल स्टेटमेंट के लिए। और अगर आप रिकॉल करें बिगनिंग जो है कोर्स की, सो आपके पास एक लेसन था कि आइडेंटिफाई करें टॉपिक और सपोर्टिंग डिटेल्स जो है इसकी। सो सपोर्ट करने के लिए पॉइंट आपको ज़रूरी होता है कि आप प्रोवाइड करें स्पेसिफिक रीज़न, ख़ास रीजन होने चाहिए, एग्जांपल्स भी, और दूसरी डिटेल जो एक्सप्लेन करें डेवलप करें आपके पॉइंट को भी आप ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। सपोर्टिंग डिटेल जो है पैराग्राफ के अंदर दो तरीक़ों से आप लिस्ट कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, लिस्टिंग ऑर्डर या फिर टाइम ऑर्डर। सो अगर आप जो है वो यूज़ करते हैं करेक्ट स्पेलिंग और फॉलो करते हैं ग्रामर, पंक्चुएशन और यूजेज रूल, आपका सेंटेंस क्लियर भी होगा, वेल रिटन भी होगा। तो ये थी आज की वीडियो। आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन है, खासतौर पर इसमें कोई मिस्टेक दिखाई दे, ज़रूर हाईलाइट कीजिए। और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए और फाइनल टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।